मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस के पीआरटी के सिलेबस को डिटेल में। क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, किन किन चीज़ों को बढ़ाया गया है, कितने नंबर का पेपर है, क्या टाइम रहेगा आपका, क्या मोड रहेगा। तो यहाँ पर हम पीआरटी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ब्रीफली टीजीटी और पीजीटी के पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपके पास केबी का फॉर्म भरने के लिए कौन सा, पीआरटी का और टीजीटी का, प्राइमरी का और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, आपको सी टेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। यहाँ पर पीआरटी के लिए सी टेट पेपर 1 और टीजीटी के लिए सी टेट पेपर 2। ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा पीआरटी का पेपर है वो होगा 180 नंबर का यहाँ पर, और हमारा टीजीटी का पेपर भी 180 नंबर का रहेगा, और हमारा पीजीटी का पेपर भी 180 नंबर का ही रहेगा। तीनों में आपका 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 नंबर की टीचिंग या जिसको हम डेमो बोलेंगे, और 30 नंबर का हमारा इंटरव्यू। ठीक है। तो जो हमारा पीआरटी का सिलेबस है यहाँ पर 20 नंबर में हमारा जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगा, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। इसके बाद में हमारा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आएगा 10 नंबर में, 5 नंबर में रीजनिंग आएगा, और 5 नंबर में हमारा कंप्यूटर ज्ञान आएगा। इसके बाद में हम पेडागोजी की बात करेंगे यहाँ पर, जो आपकी डीएलएड, बीएड, बीएलएड या डीएड से संबंधित ही होगा। किस तरह से आप क्लासरूम में लेक्चर के दौरान अपने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उनको अपनी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे, किस तरह से आप टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएंगे, उनके बेस को जानना, उनके प्रिंसिपल्स को जानना। ठीक है। और इसके बाद में हमारा आएगा 80 नंबर का सब्जेक्ट, जिसमें हमारा मैथ, हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंट स्टडी रहेगा सी टेट की तरह। और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू है यहाँ पर, 30 का डेमो और 30 का इंटरव्यू। इसके बाद में हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी का पेपर भी आपका 180 का रहेगा। यहाँ आपके पास सी टेट पेपर सेकेंड और हमारा ग्रेजुएशन के साथ में बीएड रहेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डीएलएड वाले और हमारे डीएड वाले भी फॉर्म फिल कर देंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन और हमारा बीएड वाले फॉर्म ही फिल करेंगे जिनकी वैकेंसी मेंशन है। तो यहाँ पर भी हमारा जनरल इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर में रहेगा, 10-10 नंबर का, 5 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, और 5 नंबर का हमारा 10 नंबर का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज रहेगी। 5 नंबर का रीजनिंग रहेगा, और 40 नंबर का यहाँ पर हमारा पेडागोजी रहेगा, जिसमें हम क्लासरूम सिचुएशंस, क्लासरूम प्रॉब्लम्स, किस तरह से हमको टीएलएम यूज़ करना है, या किस तरह से हम अपने कंटेंट को इफ़ेक्टिवली क्लास में डिलीवर कर सकते हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश रहेगी। और हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट से हमने टीजीटी का फॉर्म भरा है उसका पेपर आएगा, लेवल रहेगा आपका 12th तक का। एक कहने के लिए 12th का है, लेकिन यहाँ पर जो लेवल रहेगा आपका वो ग्रेजुएशन तक का रहेगा, 100 नंबर का। यहाँ पर भी हमारा 30 नंबर का डेमो और 30 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी में बीसीए वाले, बीटेक वाले, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद में हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न वही है जनरल वाला आपका, हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर में, 10 नंबर में आपका जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग 5 नंबर का, 5 नंबर का कंप्यूटर और 40 नंबर का पेडागोजी यहाँ पर भी रहेगी। इसके बाद में हमारा जिस सब्जेक्ट से हम पेपर डालेंगे ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मोड आपका टिपिकल रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है 30 नंबर का डेमो और 30 नंबर का इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर फिर से हम बात कर लेते हैं एक बार। पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड चाहिए, उसके साथ में डीएलएड, बीएलएड, बीएड और हमारा डीएड। टीजीटी के लिए 50% ग्रेजुएशन में हो और उसके साथ में बीएड मस्ट है। इसके साथ साथ में सी टेट का पेपर सेकंड भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए हमारा पीजी 50% अंकों के साथ में और बीएड की बाध्यता रहेगी। सी टेट यहाँ पर कंपलसरी नहीं। इसके बाद में एज लिमिट हमारा पीआरटी के लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी, एससी एसटी में 5 ईयर का और ओबीसी में 3 ईयर का। और हर और किसी भी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, कौन, फीमेल कैटेगरी में, वहाँ आपको
10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर जो सीटेट क्वालिफाई है उसका मतलब है यहाँ पर जनरल और ईबीएस के लिए 90 है, और हमारा अदर कैटेगरी है जो एससी एसटी ओबीसी उनके लिए 82। ठीक है, चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं प्राइमरी के। यहाँ हमारा सिलेबस दिया गया है प्राइमरी टीचर्स का। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपकी जो वैकेंसी आई है केबी की, ये वैकेंसी बहुत जल्दी अपने लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का या स्टेट का जो टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म आता है, और भर्तियां आपकी 1 साल 2 साल 3 साल तक चलती रहती हैं, और तब भी उनका रिजल्ट निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पर आप तन मन धन से लगकर जो हमारा पीआरटी का पेपर है, सिलेबस है, उसको इन डेप्थ हम समझ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर हमारा एकेडमिक्स जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए 180 नंबर का, और 60 नंबर का आपको देना है यहाँ पर इंटरव्यू, जिसमें 30 नंबर आपका रहेगा डेमो का और 30 नंबर रहेगा इंटरव्यू का। और जो हमारा रिटन रहेगा उसका 70% और हमारा इंटरव्यू का 30%। कहने का मतलब डेमो का जो हमको नंबर मिलेगा उसका 50% और उधर हमारे इंटरव्यू का 50%, टोटल 60 का जो होगा उससे हमारा यहाँ पर कितना रहेगा 30%, और उधर हमारा जो रहेगा 180 में उसमें 70% यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इस वैकेंसी को क्लियर कर लेना है। यहाँ पर हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन हमारे आएंगे, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। मोड हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट। 180 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट देना है यहाँ पर। तो इसके लिए आप प्रीवियसली पेपर को डाउनलोड करके एक बार केबीएस का पैटर्न देख सकते हैं, और इसके साथ साथ में किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर एकेडमिक्स है नहीं, और स्टेट वालों की तरह भर्ती लंबी चलनी नहीं है, तो कम समय में आप अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद में इसको क्लियर कर लेना है आपको। ठीक है, मेहनत करनी है थोड़ी। यहाँ पर हमारा है पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी कॉम्प्रिहेंसिव, और हमारा यूज़ ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये रहेंगे 20 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश। इसके साथ में 20 नंबर में हमारा जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान। ठीक है, समसामयिकी, एज करंट अफेयर्स। ठीक है, 10 नंबर का, 5 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर लिटरेसी। इसके साथ में हमको 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपने बीएड, डीएलएड, बीएलएड और डीएड की हमारे जो पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं, पेडागोजिकल आस्पेक्ट है, वहाँ पर आपने पढ़ा है। कैसे हमको लर्नर को डील करना है, कैसे लर्नर को हमको अंडरस्टैंड करना है, या जो बालक है, अधिगम करता है, स्टूडेंट है, उसके संदर्भ में आएंगे 50 क्वेश्चंस। एक क्लासरूम प्रॉब्लम्स के भी हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आने वाले ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अगला रहेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहाँ से रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना, टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, हमारी टीचिंग मेथड्स का रोल क्या है, किस तरह से हम बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटल लेवल, उनके डेवलपमेंटल आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स को कंपाइल कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, किस तरह से हम लर्निंग इन्वायरमेंट को एक्टिव बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्ट होने के साथ साथ में वो लाइव एक्सपीरियंस वहाँ पे कर पाए, उसको टीचिंग बोर्डम फील ना हो। जो लर्निंग विदाउट बर्डन वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब बच्चे को हम केवल बुकिश नॉलेज ना देकर उसके लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चा खुद से पढ़ने के लिए उसमें फिट हो जाए, वो पढ़ाई से दूर ना भागकर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व करे। अगला हमारा यहाँ पे रहेगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय प्रबंधन वाला। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,
इसके साथ साथ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जो भी हमारे चेंजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में 80 नंबर का हमारा सी टेट वाला पोर्शन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल, ठीक है, जो सीटेट का पेपर आता है वो आ जाएगा। और सीटेट आप लोग क्वालिफाई हैं तो इस वाले पोर्शन को आपको बस रिवाइज करना है और अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम देंगे, और जो भी टाइम देंगे वो एक्यूरेट देंगे। ऐसा नहीं कि टाइम देने के बहाने हम इधर उधर माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको फोकस करना है और ये जॉब हमको ले लेनी है यहाँ पे। इसके बाद में जो हमारा डेमो टीचिंग रहेगा 30 नंबर का, और 30 नंबर का रहेगा इंटरव्यू। और यहाँ पर हमारा जो फाइनल मेरिट है वो 70% हमारा रिटिन का, 30% हमारे इंटरव्यू का इसके साथ में ही होगी। अब यहाँ पर जो सिलेबस है उसको हम हिंदी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, या बाइलिंगुअल या डिटेल में क्या क्या सिलेबस में इन्होंने यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, इसमें जो हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये हमारा 10 नंबर का है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, मतलब पैराग्राफ या स्टेंजा आएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, या आपको टाइटल देना होगा, या उसमें से उन्होंने कोई सेंटेंस फॉर्म किया होगा, उसको अपने वे में आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। वर्ड पावर की बात हो जाएगी, ग्रामर और ग्रामर की यूज़ के बारे में बात यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक, फिल इन द गैप्स, एरर्स को रिकॉग्नाइज करना, सेंटेंस फॉर्मेशन, इडियम्स, फ्रेज आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी ग्रामर है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी यूज़ हैं, उसके संदर्भ में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इसके बाद में हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी रहेगी हमारी, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर अभिक्षमता, या कंप्यूटर की साक्षरता, या कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी रहेगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है 60 नंबर का जो मेजर पोर्शन रहेगा आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट, जो कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट या सीटेट में भी हम उसके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको डेवलपमेंट, विकास के जो सिद्धांत हैं, वृद्धि के जो सिद्धांत हैं, उनको पढ़ लेना है, ठीक है। और जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं हर एज में, हर जो हमारा बेबीहुड, ठीक है, और हमारा चाइल्डहुड, ठीक है, एडोलसेंट, इनके जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उनका भी हमको ध्यान देना है। कौन कौन से किस एज में किस टाइप का हमारा जो विकास है प्रभावी रहता है, कौन सा विकास हमारा तेज होता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, और इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगला हमारा अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट, किशोरावस्था को समझना, क्या नीड है, क्या चुनौतियां हैं आपकी, कैसे हम उनके लिए सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम उनको क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हैं कंपाइल कर पाएंगे, क्या उनके सिलेबस को हम मॉडिफाई कर पाएँ, वो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब किशोरावस्था को समझना। इसके साथ साथ में सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक जो एजेंसी हैं हमारी, होम, घर और स्कूल और कम्युनिटी, इनके बारे की बात हो जाएगी। इसके बाद में हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम को समझना। यहाँ पर जो हमारे लर्निंग की थ्योरीज दी गई हैं, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मक थ्योरियाँ, और हमारे रचनावादी सिद्धांत, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। फॉर एग्जांपल थॉर्नडाइक, कोहलर, जीन पियाजे, ब्रूनर, ठीक है, और हमारे बेंडूरा, कोहलबर्ग, जितने भी हमारे लर्निंग थ्योरी, इनको आप देख लेंगे, इनकी बेस को देख लेंगे, इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को देख लेंगे, इनके प्रिंसिपल्स को देख लेंगे। इसके बाद में इनकी क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इनका इम्प्लीकेशंस है। तो यहाँ पर रोल ऑफ टीचर का हो जाएगा, एक अध्यापक का रोल क्या है, रोल ऑफ लर्नर का हो जाएगा, एक विद्यार्थी का रोल क्या है, नेचर ऑफ क्लास, सॉरी, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यहाँ पर अध्यापक और शिक्षार्थी, ठीक है, इनके संबंधों की बात हो जाएगी। किस तरह का क्लासरूम एटमॉस्फेयर हो हमारा, किस तरह का क्लासरूम डिस्कोर्स हो, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में बंधे रहें। कोई बच्चे को प्रॉब्लम फील होती है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम राइज होती है, तो टीचर का काम वहाँ पे है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना,
उस प्रॉब्लम को बच्चे के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमको सॉल्व करना रहेगा। और हमारे यहाँ पे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड आ जाएंगे। किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें कि विद्यार्थियों को वहाँ जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इफेक्टिव लगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करे और बच्चे भी वहाँ पर उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एंजॉयमेंट ले सकें, ना कि उनको बोरडम फील हो। क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात हो जाए, किस तरह का क्लासरूम इन्वायरमेंट हो, किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैनेज किया जाए वहाँ पर, किस तरह से बच्चों के इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्लेस दे पाएँ। किस तरह से हम क्लासरूम इन्वायरमेंट और अट्रैक्टिव करें कि बच्चे एक्सट्रोवर्ट हों, उनके पास कैसे हम लाइव एक्सपीरियंसेस कराएँ उनको, कैसे हम उनको रियल लाइफ एग्जांपल से मतलब ऐड कर पाएँ, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की समझ और उसकी आवश्यकता, उसकी शक्ति। और इसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पर लर्निंग की अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से और लर्निंग का इम्प्लीकेशन क्या है। डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, किस तरह से हम कक्ष के लिए निर्देशों को बनाएं जिससे कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े और हमारी लर्निंग आउटकम इंक्रीज होते जाएं और बच्चे की जो मेंटल या कॉग्निटिव या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितने भी टाइप के डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे वे में आगे बढ़ पाएँ। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, किस तरह से हम छात्र गतिविधियों का क्रियान्वयन करें, कैसे हम उनके लिए प्रोग्रामिंग करें, कैसे हम उनके लिए प्लान बनाएं। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, और किस तरह से हम बच्चों के लिए लर्निंग स्पेस बनाएं जिसमें बच्चे करके सीख पाएँ, ऑब्जर्व करके सीख पाएँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीख पाएँ, लर्निंग बाय प्ले मेथड के थ्रू सीख पाएँ, मतलब इस तरह से सीख पाएँ जिससे कि उनकी जो लर्निंग है वो लाइव हो और ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो पाए। प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाए, किस तरह से हम टीचिंग के बारे में प्लानिंग करें, जैसे हमारा क्लासरूम में जाने से पहले जो चीज़ें हम प्री प्लान करते हैं, फिर इंटरेक्टिव सेशन हमारा रहता है, पोस्ट एक्टिव सेशन रहता है, उसकी बात यहाँ पर हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड कैरिकुलम, यहाँ पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है, दोनों के बारे में जान लेना, ठीक है। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी और हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कि दिया भी गया है, हमारा आंगनबाड़ी वाले में भी दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया गया है, इनकी भी हमको देख लेना है। यहाँ पर हमको लेसन प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान के बारे में देख लेना है, हमको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में देख लेना है, ऑडियो विजुअल, यूनिसेंसरी, मल्टी सेंसरी, आईसीटी के बारे में हमको देख लेना है, कैसे यूज़ करना है क्लास में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब यहाँ पर फॉर्मेटिव समेटिव लर्निंग की बात हो जाएगी, सीसी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन की बात हो जाएगी, और किस तरह से हम अ, जो हमारी इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरह से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक और रिफ्लेक्शन, डायलॉग्स एज ए मीन्स ऑफ, तो मतलब यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से, ये हमारा बेसिकली टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बो रहेगा। और यहाँ पर जो हमारी लर्निंग थ्योरी हैं उनके इम्प्लीकेशंस रहेंगे, और हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको कैसे क्लास में हम प्रिपेयर करें और कैसे हम उसको अप्लाई करें। फिर हमारा आ जाता है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल जब हम एक क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर एक क्लास में बहुत बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। डिसेबिलिटी मतलब बच्चों में जो विकलांगता होती है वो चाहे आपकी मानसिक हो, चाहे आपकी शारीरिक हो, ठीक है, चाहे आपकी सामाजिक हो, चाहे आपकी भावनात्मक हो, मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। और जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि वेलकम टू ऑल, मतलब विद्यालय में सभी का स्वागत है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के। तो यहाँ पर जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, कोई भी बच्चा हमारा डिसेबल नहीं है, हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे उनकी डिसेबिलिटी को, उनके अकॉर्डिंग हम उनको एक्स्ट्रा पे टेंशन या उनको उनकी जो डिसेबिलिटी हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और लर्निंग हमारी सुचारू रूप से चले।
अगर हमको एक्स्ट्रा पे अटेंशन देना है तो हम वो भी देंगे वहाँ पर। और जो हमारा इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट है, जनरल क्लास में सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ में बैठा के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, तो हम वहाँ पर बच्चों को इस तरह से मैनेज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, हमको यहाँ पर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट पता हो। अगर बच्चा मेंटली फिट नहीं है तो फिट आले फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली फिट नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं तो फिजिकली फिट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। तो हमको यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी रखनी होगी कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है लेक्चर के लिए। उन सब चीज़ों को हमको यहाँ पर ध्यान देना है, उपचार करना है, कैसे रोकथाम करनी है, कैसे हमको आगे बढ़ाना है बच्चे को। ठीक है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज, और हमको एक विद्यालय को इस तरह, या सोसाइटी को या समुदाय को इस तरह से डेवलप करना है कि वो अपने आप में एक लर्निंग रिसोर्स का वर्क करे, कि विद्यार्थी उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ सीख पाए। इसके बाद में हमारा आ जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंधन है और आपके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग टीम बिल्डिंग क्वालिटी, बच्चों को गाइड करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, उनको मेंटोर करना, उनको एज ए कोच डील करना, उनके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालना, उनको मोटिवेट करना, इस तरह के टास्क में एज ए टीचर आपको करने हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद विजन बिल्डिंग आपका हो जाएगा, गोल सेटिंग हो जाएगा, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ पर हम बच्चों के इन फ्यूचर को, उनके विजन्स को जनरेट करेंगे, उनके गोल को सेट करेंगे, कि विदाउट गोल के अगर हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो छोटे छोटे गोल बनाने के बाद में, तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा। टाइम टेबल की बात हो जाएगी, यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग की बात हो जाएगी, स्कूल असेंबली से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। इसी की तरह हमारा अगला आ जाता है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो कि हमारे करंट टॉपिक पर भी आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी दे दिया गया है। ठीक है। ECCE की बात हो गई यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आंगनबाड़ी वाला जो हमारा प्री प्राइमरी लेवल रहेगा। ठीक है। यहाँ पर बात हो जाएगी फंडामेंटल लिटरेसी की, न्यूमरेसी की। ठीक है। साक्षर करना लोगों को, बेसिक नंबर्स की नॉलेज प्रोवाइड करना। यहाँ पर कैरिकुलम पेडागोजी की बात हो जाएगी, यहाँ पर एनसीएफ की बात हो जाएगी, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो जाएगी, CCE पैटर्न की। ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ऊपर भी हुई थी और यहाँ पर भी है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल आपके हो जाएंगे। ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके एनसीएफ में भी दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात हो जाएगी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात हो जाएगी, और हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव फॉर्मेटिव लर्निंग की बात हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में हमारा जो 80 नंबर का पेपर है वो सीटेट के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपने पढ़ा है। तो ये सिलेबस हमारा यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब है, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये इतना सिलेबस भी नहीं है जितना कि यूपी में सुपर टेट में दिया जाता है। यहाँ पर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को निकाल पाएंगे और एक वैकेंसी को आप होल्ड कर पाएंगे अपने लिए। तो यहाँ पर आप अपना शेड्यूल बना लेंगे और प्रॉपर उस तरह से आपको यहाँ पर स्टडी करनी रहेगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे KVS के पुराने पेपर्स के साथ में। थैंक यू।